हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रा। आज हम लोग निश्चय बैच में एल्डिहाइड कीटोन के लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 में मिला के हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारी देख ली है ना। अब हम लोगों का टर्न जो आ गया है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का आ गया है। तो हम लोग इस पोर्शन को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो तुम मान के चलो कि 4 क्लास लगेंगी इसमें, फिर एक क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक क्लास एमीन्स में। तो 2 क्लास में वो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो कुल सिलेबस बचा है अब 6 क्लास का बचा है। बायोमोलिक्यूल्स तुम चाहो तो मैं रीपोस्ट कर सकता हूँ, हर जगह पे लिंक डाल दूंगा मतलब अपना क्या कहते हैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा लिंक। और यार थैंक यू, तुम लोगों ने टेलीग्राम पे 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए पूरे, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी सब लोग जो लोग पहली बार चैनल पे हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ के वीडियो लिंक डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं आएंगे। अब कुछ वीडियो लिंक सब मैं डायरेक्टली किस पे दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। जो पुराने वीडियोस हैं उनके लिंक डालता रहूँगा रोज एक एक, तो उन वीडियोस को फटाफट अपने आप कंप्लीट करते रहो। जो मार्क एनसीईआरटी वाला काम है यार वो भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, वो भी आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी नोट्स हैं पी ब्लॉक के वो मार्क्स एनसीईआरटी ही हैं एक्चुअली, तो उन्हें मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत, दैट्स नॉट अ बिग डील, है ना। और पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग अगला चैप्टर उठाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके लिए तैयार रहना है हम लोगों को। और बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम के 2 लेक्चर बच रहे हैं, एक बफर का एक सॉल्युबिलिटी का, तो आयनिक भी खत्म हो जाएगा। फिर मतलब मैं दिवाली से पहले पहले ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन से पहले सारा ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो हम लोगों को नोट्स तो अपने वेबसाइट पे मिल रहे हैं, प्यारी वेबसाइट dextercam.in पे। वहाँ पे अध्याय और निश्चय बैच में जाके जिस बैच में भी जाना वहाँ पे क्लिक करके लेक्चर नंबर डाउनलोड कर लोगे। प्रॉब्लम शीट या स्टेट्स ऑफ मैटर की अपलोड हो गई है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और एल्डिहाइड कीटोन की शीट्स बची हैं, ये जल्दी अपलोड होने वाली हैं। कल होपफुली केमिकल इक्विलिब्रियम अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो सबसे पहली बात करनी है, जो सबसे पहली रिएक्शन लिखनी है, फर्स्ट रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर में क्या होगा, लिखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स on reaction with water form जेम डायोल्स। जेम डायोल्स का मतलब 1,2 डायोल्स, सॉरी 1,1 डायोल्स, 1,1 डायोल्स, ठीक ठीक है। तो हमें जो चर्चा करनी है 1,1 डायोल की चर्चा नहीं करनी, हमें 1,1 डायोल की स्टेबिलिटी की चर्चा करनी है। तो हेडिंग डाल लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स, स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स। अभी तक हम लोगों ने जितनी केमिस्ट्री करी है उसमें हम क्या करते थे कि जो भी हमारा जेम डायोल यानी 1,1 डायोल बन रहा था उससे हम एक कार्बन से 2 OH जुड़े हुए थे, तो 2 OH से क्या कर रहे थे, वाटर निकाल दे रहे थे आसानी से। ये तो सिंपल बात थी। लेकिन अब हम वही चेक करना चाहते हैं कि अगर एक कार्बन से 2 OH जुड़े हुए हैं तो उनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, कब निकाल पाओगे कब नहीं निकाल पाओगे, इसी के बारे में सारा डिस्कशन है ये, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं सबसे छोटा एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड पे जब वाटर अटैक करेगा तो वाटर बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो जहाँ पे डेल्टा प्लस दिखाई दिया उसने वहाँ अटैक कर दिया, तो क्या बन गया HCO- और बन गया OH2+। फिर यहाँ से IMPT हो गया। IMPT हम सब लोग अब फैमिलियर हो गए, कमेंट करके बताना IMPT की फुल फॉर्म, देखते कितने लोग इसे देख रहे हैं, ठीक। IMPT का मतलब है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पे OH और H और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये बन गया क्या, ये बन गया फॉर्मेलिन बन गया। ये क्या बन गया, फॉर्मेलिन, ठीक ठीक है। ये बेसिकली प्रिजर्वेटिव होता है। कैसा होता है,
या इसे फॉर्मली नहीं लिखते, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, एक लाइन लिख देंगे। तो ये जेमडायोल बन गया। इसका जो परसेंटेज होता है ये 99% लगभग फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है। कितनी चलती है? 99%। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कार्बन से 2 H जुड़े हुए थे तो वहाँ से वाटर निकाल दे रहे थे, लेकिन ध्यान रखो वहाँ पे कहीं फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं निकाला हमने। तो ये इक्विलिब्रियम 99% फॉरवर्ड ही शिफ्ट रहता है, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ज़रूरत पड़ेगी, हम क्या लिख देंगे कि 40% aqueous solution of formaldehyde is known as फॉर्मेलिन, ठीक, विच इज़ अ प्रिजर्वेटिव। ये क्या है? प्रिजर्वेटिव है। अगर तुम बायो लैब में गए हो तो तुमने देखा होगा बायो लैब में कुछ कुछ एनिमल्स के मतलब छोटे छोटे बच्चों को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर टेलिंग देम कि इसे कैसे रखेंगे। अब मेरे तो कॉलेज की जो बायो की लैब थी उसमें छोटे छोटे बच्चे रखे थे टेस्ट उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं और वो बहुत दिनों तक, सालों तक उसे रखा जा सकता है। तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। अब हमें लगा कि चलो ऐसा है तो इससे बड़ा एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो एक थोड़ा सा बड़ा एल्डिहाइड ले लिया। वो क्या ले लिया हम लोगों ने? एस्टल्डिहाइड लिया। अब एस्टल्डिहाइड लेने से हुआ क्या कि इस पर डेल्टा प्लस जो था उसकी वैल्यू किससे कम होगी? फॉर्मेल्डिहाइड से तो कम होगी भाई। इस पर अटैक होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 COH और OH। अब सीधे ही लिख देते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम लगभग 49% ही राइट में रहता है, बाकी किधर रहता है? लेफ्ट में रहता है। तो सोचो एक H हटा के एक CH3 लगाने से मात्र से क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया 50%, यानी K की वैल्यू, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से कम आने लगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर हम क्या करें कि एसीटोन ले लें, तो हमने 2 CH3 लगा दिए, तो इस पर डेल्टा प्लस कैसा होगा? और भी कम होगा। तो इस पर जब वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भाई? CH3 COH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये लगभग 1% होता है। तो ऑलमोस्ट 99% किधर शिफ्ट है? कीटोन की तरफ है। जेमडायोल अनस्टेबल होना शुरू हो गए हैं। तुम देख सकते हो इस बात को। बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे डेल्टा प्लस कम होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी? जेमडायोल की बहुत कम होती जाएगी। तो अगर हम इसमें फिनाइल लगा दें, मान लो बेंजल्डिहाइड ही लेके बैठ जाए हम लोग। अभी तक देखो हम प्लस आई लगा रहे थे। बेंजल्डिहाइड क्या करता है? बेंजल्डिहाइड रेजोनेंस की वजह से इसके डेल्टा प्लस को बहुत ही कम कर देता। तो जब इसकी वाटर से रिएक्शन अगर होती भी है, वैसे तो ना के बराबर ही होती है, तो हम ऑलमोस्ट कितना लिख देते हैं? 0% लिख देते हैं इसे। तो ये कितना बन जाएगा? ये 0% बनेगा, यानी कि रिएक्शन हुई नहीं। 0% लिखने का सेंस ये है कि ये रिएक्शन नहीं हुई, ऑलमोस्ट 0% है। ठीक, तो ये नहीं बनता है। ठीक, नॉट फॉर्म लिख देता है। तो डेल्टा प्लस बढ़ने से वाटर का अटैक मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो राइट में शिफ्ट नहीं हो पा रहा, वो लेफ्ट में ही शिफ्ट रह जा रहा है। तो डेल्टा प्लस, ग्रेटर द डेल्टा प्लस लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ डायोल। लिख देते हैं इस बात को कि ग्रेटर द delta plus on the carbonyl carbon lesser will be the stability of diol। ठीक है, ध्यान रख पाओगे इतनी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो अगर डेल्टा प्लस, सॉरी ग्रेटर नहीं, लेसर द डेल्टा प्लस लिखता है, ग्रेटर नहीं, ग्रेटर से तो ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। लेसर द डेल्टा प्लस ऑन कार्बोकेटन लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। तो अगर डेल्टा प्लस बढ़ेगा, मैंने जहाँ जहाँ ग्रेटर बोला उल्टा बोल गया, सॉरी उसके लिए। लेसर होगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस कम होगा वहाँ पे डायोल नहीं बन रहा है। ठीक है, अब डेल्टा प्लस अगर बढ़ाना हो तो हम क्या करें? माइनस आई वाले ग्रुप लगा दे। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे ले लिया CCl3CHO। तो इसने माइनस आई लगाया होगा और इसके माइनस आई लगाने की वजह से डेल्टा प्लस बढ़ गया होगा। तो जब इसे हम वाटर से ट्रीट कराते हैं तो बेसिकली इसका नाम क्लोरल है।
क्लोरल को ट्रीट कराते हैं तो इससे Cl 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 COH OH और H बन जाता है, तो ये क्लोरल डाईहाइड्रेट बन जाता है, क्लोरल डाईहाइड्रेट बन जाता। और ये ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये क्या होता है 100% एफिशिएंसी से बनता है, तो ये 100% लगभग बन जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से क्या बन जाता है 100% बन जाता है लगभग। इतनी बात समझ में तो आई गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं बिल्कुल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ये बता दो भाई कमेंट करके जल्दी से कि हाँ सर ये इतना यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई। अब इसके अलावा अगर हम अल्फा बीटा गामा ट्राई कीटोन्स ले लें, इस तरह का कंपाउंड ले लें, अब इस पे जब वाटर का अटैक होगा तो बताओ कहाँ पे होगा, तुम्हें कमेंट करके बताना है 1 2 3 में से कहाँ पे अटैक होगा मेनली। ठीक है, तो जो सारा का सारा अटैक होगा वो इस कार्बन पे हो जाएगा। तुमने कमेंट करा होगा, अब आंसर अपना मिला लो कि सारा का सारा अटैक किस पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। तो जब 2 पे हो रहा है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पे C बनेगा, ये OH बन जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH बन जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी लगभग 100% बन जाएंगे। जब भी क्या होगा डाईहाइड्रेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट हमेशा 100% की तरफ टेंड कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस तरह का कंपाउंड देख लें, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, तो इसमें तो बता सकते हो, कमेंट करके जल्दी से बताओ कि किस में अटैक होगा, जल्दी से बताओ। चलो इसमें नंबर डालते हैं 1 2 3, किस पे अटैक होगा मेनली, जल्दी कमेंट करो, पॉज करो वीडियो और बताओ। मैं 2 सेकंड रुकूंगा फिर शुरू कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलो कमेंट तो आ ही गया होगा, जिसने जिसने करना था उसने कर ही दिया होगा। अब तो मैं तो 10 सेकंड हो गए लगभग। तो इस पे किस पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा और ये इधर खुल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O COH C डबल बॉन्ड O और PH, तो इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग और इसके बीच में, तो ये भी ऑलमोस्ट 100% बन जाएगा। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट है जिसे मैं कलर चेंज करके इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें याद रखना है इस बात को। जब इस पे वाटर अटैक करता है तो देखो इस पे तो कहीं पे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, कहीं पे माइनस आई भी नहीं लग रहा है, लेकिन इससे जो डाईहाइड्रेट बनता है वो लगभग 100% बनता है। कमेंट करके बता सकते हो कि ये एग्जांपल तुमने देख रखा है या नहीं देख रखा, और देख रखा है तो इसका पॉसिबल रीज़न क्या होगा, ये कमेंट करके बताओ मेरे को, मैं वेट कर रहा हूँ। भाई कमेंट तो करना बनता ही है ना, जब अगर वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर तो करोगे ना। हम लोग सामने सामने नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं ना। अगर हम लोग जुड़े हुए हैं तो मैं क्लास में होता तो तुमसे पूछता और तुम्हारे रिएक्शन लेता, लेकिन अब हम लोग तो दूर से हैं, टेलीपैथी से जुड़े हुए हैं, तो तुम्हें कमेंट करके बताना पड़ेगा इसका रीज़न। बताओ, कमेंट करो, नहीं तो मैं लिखता हूँ आंसर, लिख देता हूँ। चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ, कमेंट तुमने जिसने करना होगा कर दिया होगा, और जिन्हें नहीं पता था कमेंट सुनने के बाद भी, मेरा कमेंट सुनने के बाद भी, मेरा स्टेटमेंट सुनने के बाद भी जिन्हें कन्फ्यूज़न हो वो कमेंट करके पूछना, तो मैं और एलेबरेट कर दूंगा कैसे, कि दिस इज ड्यू टू रिलीव इन या रिलीव इन या डिक्रीज इन लिख देते हैं, रिलीफ में। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन। अब जरा ध्यान से सोचो कि इसके बीच में एंगल, ये कितना एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये कार्बन है sp2, इसे एंगल चाहिए था कितना 120 डिग्री, और एंगल है कितना 60 डिग्री। अब ये कार्बन कैसा हो गया, ये हो गया sp3, ये एंगल 109 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, ये रिंग को रिंग बने रहने में मदद करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मान लो तुम्हारे हाथ कोई पीछे ऐसे करके बांध दे, है ना, ऐसे करके कर दे, तो अगर बहुत देर करे रहोगे तो तुम्हारे शोल्डर से पेन होने लगेगा यहाँ,
यहाँ शोल्डर्स में क्या होगा, पेन होगा। फिर तुम ऐसे करके जब हाथ करे हो या ऐसे करके हाथ करे हो तो कोई अगर इधर से लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से तुम्हें हाथ को दबे रहने में सपोर्ट दे, खोलने में नहीं, नीचे नहीं करना, कोई दबे रहने में भी एक्सटर्नल एजेंट सपोर्ट कर दे तो तुम्हें हाथ में रिलीफ फील होगा, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ को ऊपर रहने में मदद कर रहा है, इसलिए ऐसा होगा। तो जो OH है उसके बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो रिंग को रिंग बने रहने में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन होगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ये आ गई होगी ऐसा माना जा सकता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला है नंबर 2 रिएक्शन है। तो डाइऑल्स की स्टेबिलिटी समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं, लिखते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अब साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन क्या होता है भाई लोग? साइनोहाइड्रिन क्या होता है कि कार्बन से एक OH जुड़ा हो और एक CN जुड़ा हो, तो इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। अब तुम्हें ये देख के समझ में आ रहा होगा ये कैसे होगा। तुम क्या करेंगे, कीटोन पे रिएक्शन किसकी कराएंगे? HCN की रिएक्शन कराएंगे, तो इससे क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। कैसे बनेगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? HCN एसिड है, हाइड्रोसाइनिक एसिड है, तो इससे क्या करेगा? H+ ले लेगा। जब H+ लेगा तो क्या बना देगा भाई? प्लस बन जाएगा। फिर CN- ऐसे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा और ये घूम जाएगा। तो ये OH हो गया और ये क्या हो गया? ये CN हो गया, तो साइनोहाइड्रिन बन गया। आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई परेशानी आने से फायदा भी नहीं। और हम जानते हैं कि साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से, किसकी? साइनाइड की हाइड्रोलिसिस क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से जो बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर हम इन जनरल लिख दें तो हम क्या लिख सकते हैं कि RCN की रिएक्शन अगर हम H3O+ से करा दें तो इससे RCOOH और NH4+ बन जाएगा। चाहो तो इसकी मैकेनिज्म भी लिख के देख लो। लिख दूं मैकेनिज्म? चलो मैकेनिज्म देख लेते, तुम लोगों का मन हो रहा है तो। देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या किया? H+ ले लिया। सहजता से देखना है, बहुत कोई रॉकेट नहीं चलाना है, ठीक। N पे प्लस आ गया। अब N पे प्लस आ गया तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा चार्ज है? फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आगे क्या? तो ये आ गया OH2+, डबल बॉन्ड NH और नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, ठीक। फिर -H+ हुआ तो ये बन गया COH और NH2। NH ये क्या करेगा? ये टॉटोमेरिज्म कर लेगा। ये क्या करेगा? टॉटोमेरिज्म। तो जब टॉटोमेरिज्म होगी तो ये एमाइड बन जाएगा। तो अगर एमाइड तक ही रिएक्शन रोकनी हो तो दिस इज कॉल्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं इसे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब फर्दर आगे मूव करते समय में अगर देखेंगे तो H3O+ की रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो RC डबल बॉन्ड NH3+ बनेगा। फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RCO- OH2+ और NH3+ -H+ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RO- OH और NH3+। ये इधर आएगा, इसे निकाल देगा, तो क्या बन गया? ये देखो मैकेनिज्म लिखने में थोड़ी सी तो यार ताकत खर्च होगी ही, लेकिन आसानी से लिख जाएगी और NH4+ बन जाएगा, जो क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक है। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया? एक काम और हम लोगों ने निपटा लिया कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए। साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए, ठीक। इतनी बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है
रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद यूरिया। नंबर 3 लिख लेते हैं, यूरिया करें, अमोनिया। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की, तो 6 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को सही तरीके से लिख दिया जाए, अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। इसका नाम क्या हो गया? हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। इसी को प्यार से कहते हैं यूरोट्रोपिन। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। इसी को प्यार से क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। अब यूरोट्रोपिन के स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या यूरोट्रोपिन के बारे में ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितने CN बॉन्ड है, कितने NH बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो भाई। तो ये यूरोट्रोपिन है। ये क्या है? ये यूरोट्रोपिन है। यूरोट्रोपिन याद रख पाओगे स्ट्रक्चर आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाना चाहिए याद, और याद रहना ही चाहिए। ठीक, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन क्या है? अगली रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन NH2Z टाइप के कंपाउंड से, यानी अमोनिया डेरिवेटिव से। ठीक, तो हेडिंग डाल लेते हैं। नंबर कौन सा आ जाएगा? नंबर आ जाएगा, कितना लिखा था ऊपर? 3 लिखा था, 4th लिख लेता है। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक, अमोनिया डेरिवेटिव से क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन NH2Z टाइप के कंपाउंड से कराते हैं। तो अगर डिब्बा बना के पानी निकालने वाले लोग अभी यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं डिब्बा बना के पानी निकाल देता हूँ। ये वाटर निकल जाएगा, ठीक, माइनस वाटर होगा और C डबल बॉन्ड N और Z बन जाएगा। ठीक, सिंपल रिएक्शन है, बहुत आसानी से। तो अगर हम रिएक्शन इसकी किससे कराएं? NH2OH से कराएं, यानी इसका नाम क्या है? नाम याद रखना, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो वाटर माइनस हो जाएगा और क्या बनेंगे? ऑक्साइन बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑक्साइन बनेंगे। ध्यान रख पाओगे? अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें? H2NNH2 से करा दें, इसका नाम हाइड्राजीन। अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन से करा दें, भाई लिख रहा हूँ स्पीड में इसलिए थोड़ा सा तुम नीचे ही रहेगा, तुम्हारी तरफ कम देख पा रहा हूँ, चलेगा। मेरी आवाज़ आ रही है और तुम्हें वीडियो दिख रहा है सामने यूट्यूब पे, मतलब मैं लिख रहा हूँ ये तो पता ही चल रहा है। तो इससे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड N और NH2 बन जाएगा। इसे कहते हैं हम हाइड्राजोन। क्या कहते हैं? हाइड्राजोन। ठीक, अब C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन H2NNHPH ले लें, तो एक H हटा के क्या लगा दिया? एक PH लगा दिया, तो इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। क्या कहते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन। तो इससे भी क्या होगा? जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा वही जुड़ेगा जाके और ये बना देगा NHPH। इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। आई होप मेरी बात बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी और किसी को कोई दिक्कत इसमें
नहीं आ रही होगी, है ना। ये तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, सबको समझ में आ रही है पक्का अच्छे से। अब सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन, अगर NH2 को फिर से हम कैसे लिखेंगे, H2N NH ले लें, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। तो इससे बन जाएंगे सेमी कार्बाजोन। बस आइड हटा के ओन लगाना है, तो क्या बन गया, सेमी कार्बाजोन। ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में भी आ ही रहा है, ऐसा माना जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ की बात तो नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक, सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन H2NNH, इसका नाम क्या होता है, कमेंट करके कोई बता सकता है इसका नाम क्या है। ये है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिलहाइड्राजीन। इसे 2,4-DNPH भी कहते हैं। जब ये रिएक्शन करता है तो इससे वाटर निकलेगा और क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड NNH ठीक, ठीक है। तो इसे कहते हैं 2,4-DNP। ठीक, 2,4 क्या बन गया, DNP। इसके ऑरेंज रेड या फिर येलो, कहीं कहीं पे लिखा रहता है, येलो क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक, ये क्या बन गया, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन बन गया। इसका नाम भी लिख दें, चलो नाम भी लिख देते हैं। ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन। और ये रीजेंट जो कहलाता है, दिस रीजेंट इज नोन एज ब्रैडीज रीजेंट। क्या कहते हैं इसे, ब्रैडीज रीजेंट कहते हैं, ब्रैडीज रीजेंट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ब्रैडीज रीजेंट कहते हैं। और ये किसके काम आता है, फॉर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करने पर ये कैसे कलर का क्रिस्टल बनाते हैं, ऑरेंज रेड या येलो कलर के क्रिस्टल बना देते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन के। तो इसे लिख देते हैं, इट इज यूज्ड, इंपॉर्टेंट बात क्या लिख देते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये किस लिए यूज होता है, फॉर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आसानी से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन नंबर आ जाएगी 5। ठीक, पांचवी रिएक्शन करिए, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। इसके साथ है कुछ क्वेश्चंस एडवांस के लगा लेना, क्योंकि एडवांस के आए हुए सिंगल करेक्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए हैं, तो उन्हें कर लेना। पिछले मतलब 2016 से लेके इधर वाले क्वेश्चन बहुत शानदार आए हैं जब पैराग्राफ आए हैं एल्डिहाइड कीटोन के। तो अगर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो तो कर लेना एडवांस की, क्योंकि सिंगल करेक्ट। और मैं सोच रहा हूँ यार कि 30 सेकंड में क्वेश्चंस करके दिखाऊँ क्या तुम्हें, शॉर्ट्स बना दूँ थोड़े से शॉर्ट्स बना देता हूँ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कि देखो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन इन 30 सेकेंड। ठीक, तो Cl और Cl लग जाएगा यहाँ पे। अगली रिएक्शन लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसेटल्स एंड हेमी एसेटल्स लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसेटल्स एंड हेमी एसेटल्स, फॉर्मेशन ऑफ एसेटल्स एंड हेमी एसेटल्स। एसेटल्स और हेमी एसेटल क्या होते हैं पहले तो ये देखते हैं। जब हमने इसकी रिएक्शन ROH की साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक, तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी रिवर्सिबल
और इससे क्या बन जाएगा, एक तरफ बन जाएगा OH और एक तरफ बन जाएगा OR। जब एक कार्बन पे OH और OR एक साथ होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हेमी एसिटल। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। क्या होते हैं, अगर किसी कार्बन पे एक OH ग्रुप लगा हो और एक OR ग्रुप लगा हो तो उसे कहते हैं हेमी एसिटल। सिंपल सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखो अब तुम्हें क्या करना है कि एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, इससे पहले एल्डिहाइड कीटोन के साथ बायोमोलिक्यूल्स का मैं लिंक इसी वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी, मतलब उस पर टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, सारे चैनल्स पे प्री पोस्ट कर दूंगा कि बायोमोलिक्यूल्स एक बार पढ़ डालो, है ना। उससे तुम्हारा काम पूरी तरह से बढ़िया से हो जाएगा। अगर तुम फिर से रिक्वेस्ट करोगे कि बायोमोलिक्यूल्स री पढ़ना है तो मैं उसे NCERT से अंडरलाइन करा हुआ पढ़ा दूंगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एक ही दिन में पढ़ा दूंगा मैं तो बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन नोट्स वाला ज़रूरी है पढ़ना, इसलिए वो नोट्स बिल्कुल पढ़ लो अच्छे से, है ना। तो हेमी एसिटल्स क्या होते हैं, हेमी एसिटल्स एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो लिख लेते हैं हेमी एसिटल्स क्या लिख लेते हैं, दे आर unstable in acidic as well as basic medium। ये काम आएगा सुक्रोज में जाके कि सुक्रोज म्यूटा रोटेशन सोच क्यों नहीं करता, ये वहाँ पे काम आता है जाकर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इतनी लिंक्ड है कि एक जगह की बात दूसरी जगह काम आएगी, दूसरी जगह की बात तीसरी जगह काम आएगी, तो तुम जज नहीं कर पाओगे कि कौन सी बात कहाँ काम आएगी, ठीक। तो ये कैसे हैं, ये स्टेबल होते हैं किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, दोनों में। अनस्टेबल होते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में। लेकिन अगर हम ROH को एक्सेस में ले लें तो इससे OR और OR बन जाएंगे और इन्हें हम कहते हैं एसिटल्स, ठीक। और एसिटल्स के लिए लिखते हैं अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बट वेरी स्टेबल इन बेसिक मीडियम, वेरी स्टेबल इन बेसिक मीडियम, वेरी स्टेबल इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हद से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जब ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं तो क्या करते हैं, एसिटल्स का यूज एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी करा जाता है। तो लिख देते हैं इस बात को, लिख देते हैं क्या कि सिंस एसिटल्स आर वेरी स्टेबल इन बेसिक मीडियम, in basic medium they are therefore used as a protecting group, they are used as protecting group। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो क्या होता है कि अगर हम कीटोन ले लें और प्रोटेक्शन के लिए डायोल ले लें हम एसिटल बनाने के लिए, ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ये सबसे पॉपुलर यूज़ किया जाता है इसलिए इसे यूज़ कर रहे हैं। तो इससे ये 5 मेंबर की रिंग बन जाती है, ठीक। अगर हम 1,3 ट्रायोल ले लेंगे, अगर हम 1,3 ट्रायोल ले लेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी बताओ जल्दी से, तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, बढ़िया। तो 6 मेंबर की एक शानदार सी रिंग बन जाएगी। और फिर इनमें वापस से H+ डालेंगे तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगी, ठीक। इसी तरह से थायोल्स की मतलब इसकी जगह ग्लाइकॉल्स की जगह थायोल्स भी यूज़ करते हैं, मरकैप्टल्स कह लो या फिर थायोल्स कह लो। तो इनसे जब रिएक्शन होगी तो ये बन जाएंगे, ठीक। जब इन्हें हम पानी में डालते हैं H3O+ से इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कीटोन बना देते हैं और मरकैप्टल ग्रुप्स या थायोल्स वापस आ जाते हैं।
लेकिन जब इन्हें H2PD के साथ रिड्यूस करते हैं तो इससे एल्केन बन जाते हैं। भाई ध्यान रखना इस बात का, है ना, एल्केन बन जाते हैं जब H2PD के साथ इन्हें रिड्यूस किया जाता है। ठीक, सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल तो मैं बात करता ही नहीं हूँ, हमेशा ही इसमें मेरी आदत रही है सिंपल सिंपल बातें ही करना। ठीक, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब मान लो एक शानदार सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कुछ इस तरह का है और तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक, अभी आगे चल के हम रिडक्शन पढ़ेंगे और रिडक्शन में ये पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो एल्डिहाइड को रिड्यूस ना करे और कीटोन को कर दे। कोई भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल नहीं होता है जो एल्डिहाइड को रिड्यूस ना करे और कीटोन को कर दे। तो हम क्या करते हैं कि हम 1 इक्विवेलेंट एथिलीन ग्लाइकॉल ले लेते हैं। ठीक, जब 1 इक्विवेलेंट एथिलीन ग्लाइकॉल लिया तो 1 इक्विवेलेंट लेने से क्या करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा ये वहीं पे रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा तो वहीं पे ये रिएक्शन करेगा। ये डेल्टा प्लस इस कार्बन पे ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इसे मास्क कर देगा। क्या कर देगा, मास्क कर देगा। मास्क का मतलब प्रोटेक्ट कर देगा और ये इसे इस तरह से बना देगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एसेटल। ये क्या बन गया, ये बन गया एसेटल। एसेटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं तो LaH या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में। और क्योंकि H माइनस आ रहा था तो मीडियम बेसिक था तो ये चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब हम माइल्ड H प्लस कंडीशन लगा देंगे, H3O प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे बस। तो हम जो चाहते हैं हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि वो अनमास्क हो जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए, बहुत आसानी से, कोई इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। क्या है, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। अगली क्लास केवल और केवल हम लोग रिडक्शन करेंगे और नेम रिएक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। जो पीछे का होमवर्क है वो भी अगली क्लास में निपटा देंगे। रिडक्शन प्लस होमवर्क वाली होगी क्लास अगली। तो टॉपिक होगा रिडक्शन और उसके अंदर छुपा होगा क्लासिकल एग्जाम्पल्स, जो होमवर्क के हम लोगों ने कठिन कठिन एग्जाम्पल लिए थे वो। ठीक है, तो चलो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारा अटेंशन इस पर इतना ही है, मैं जानता हूँ, इससे ज़्यादा तुम वीडियो लंबा नहीं देख सकते। तो क्या करो, इसे रिकॉल करो, बार बार 2 बार ही देखो और जिससे ये ध्यान रहे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और ज़रूर करना है। चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो। तुम सेलेक्ट होगे तो मैं सेलेक्ट होऊंगा और हमें सेलेक्ट होना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है ये हमारे पास। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में संडे के लिए। संडे को हम लोग करेंगे रिडक्शंस और प्रीवियस क्वेश्चन सारे, और उसके बाद हम लोग जो अगले सैटरडे संडे होगा वो इसे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, नेम रिएक्शंस कर लेंगे। और वो नेम रिएक्शन वाली क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी यार, उनमें लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो वो तो देखी जाएगी कितनी होगी, 1-1.5 घंटे की होगी एक एक क्लास, तो वो लंबी होंगी थोड़ी, क्योंकि नेम रिएक्शन एक साथ ही करेंगे तभी अच्छा रहेगा। एल्डोल टाइप एक साथ कर डालेंगे सारी, लगभग हम लोग 25 से 30 नेम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कितनी देर लगती करने में। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय।